नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित भार्गव एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की सीरीज को लेकर के आए हैं और आज हम हमारे प्रीवियस ईयर 2024 मतलब 2024 के पुराने पेपर का, लास्ट ईयर के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे जो 8 जून 2024 8 जून 2024 को हुआ है और ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है बेटा, द्वितीय पाली का पेपर है। अब इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न दिए गए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन या उन प्रश्नों का हम हल देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पत्तियों में होती है जिससे उनका तापमान कम हो जाता है। पत्तियों के अंदर अपने को किसी एक ऐसी क्रिया के बारे में बताना है जिनसे उनका तापमान कम हो रहा है। Which of the following process occurs in leaves? The one which may lower their temperature। तो ऐसी प्रोसेस बताना है जिसके कारण पत्ती का टेम्परेचर कम हो रहा है। तो बेटा वो प्रोसेस कौन सी है? ट्रांसपिरेशन, जिसको हमने हिंदी में बोला है बेटा उत्स्वेदन। क्या बोला है? उत्स्वेदन। या फिर इसको और हम क्या बोल सकते हैं? तो और हम बोल सकते हैं इसको वाष्पोत्सर्जन। क्या बोल सकते हैं बेटा? वाष्पोत्सर्जन। क्लियर है पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर्स? तो यहाँ पर अगर देखेंगे फोटोसिंथेसिस कहाँ पर अकर्स हो रहा है या प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर अपने को आंसर दिया है बेटा पौधे के हरे भाग में, मतलब ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। पौधे के जितने भी ग्रीन पार्ट होंगे वहां पर फोटोसिंथेसिस अकर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निरंतर स्वपरागण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या है? कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अपने को बोला है कंटिन्यू आप सेल्फ पोलिनेशन कराओगे तो कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन का आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? निरंतर आप स्वपरागण करवाओगे तो आपको क्या परिणाम मिलेगा बेटा? तो इसका आंसर दिया है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं बेटा अंतः प्रजनन हास। क्या बोलते हैं बेटा? अंतः प्रजनन हास। क्लियर है? जिसको हमने अंग्रेजी में बोला है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये सारे अभी जितने प्रश्न हुए अपने क्लास नोट्स को खोल के देखोगे तो आपको सारी चीजें मिलेगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, पादप प्रजनन कार्यक्रम में जर्म प्लाज्म के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब जर्म प्लाज्म होता क्या है? जर्म प्लाज्म का मतलब यह है बेटा कि कोई प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है तो उसका जो भी वहां पर रिप्रोडक्टिव मटेरियल होता है उसको क्या करके रखना बेटा? संग्रह करके रखना, उसको कंजर्व करके रखना, जर्म प्लाज्म प्रोसेसिंग मेथड कहलाता है। और यहाँ पर अपने को बोला है कि भाई साहब पादप प्रजनन के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जर्म प्लाज्म के मूल्यांकन करते हो आप, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप किस आधार पर जर्म प्लाज्म का मूल्यांकन करते हो, है ना? अंग्रेजी में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ जर्म प्लाज्म इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम? ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में आप जो जर्म प्लाज्म का इवोल्यूशन करते हो उसका जो मेन एम है वो मेन एम क्या है बेटा? तो यहाँ पर अपने को उत्तर दिया है इन्होंने बी कहा है, पात्रों के वांछनीय संयोजन वाले पौधों की पहचान करना, टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विथ डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब ऐसे जो लक्षण पादपों के अंदर है जो वास्तविकता में उनके लिए अपने आप में एक बहुत ही डिजायरेबल मतलब विशिष्ट लक्षण दर्शाते हैं, तो उन लक्षणों को अपने पास संयोजित करके रखना, स्टोर करके रखना, इस कारण हम क्या है जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत, जिसको बोला है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, का जन्म दिया? मतलब सीधी सी बात है, वंशानुक्रम का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत था किसने दिया, या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दी गई थी? तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बेटा सटन एंड बॉवेरी ने दी थी। किसके द्वारा दी गई थी बेटा? वंशानुक्रम का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो सटन एंड बॉवेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? अब यहां पर बोला है कि वाष्पोत्सर्जन में होता क्या है? व्हाट हैपन इन ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? तो क्या भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया है क्या ये? बिल्कुल गलत बात है।
पानी के वाष्पीकरण, भाई साहब हम बात कर रहे हैं वाष्पोत्सर्जन की और यहाँ पे इन्होंने दिया है वाष्पीकरण, तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। भोजन के संचलन की प्रक्रिया है, क्या फूड के कंडक्शन की मेथड है, बिल्कुल गलत। पानी के संघनन की प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है बेटा, एक पानी के संघनन की प्रक्रिया है, मतलब प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर। अब कंडेंसेशन की अगर बात को समझे तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में वाटर क्या हो रहा है बेटा, रिलीज हो रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला है, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से कोशिकाओं द्वारा सामग्री का अंतर्ग्रहण किया गया। मतलब कोई सेल है, इस सेल की अगर बात करें तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से किसी भी पदार्थ को आपको सेल के अंदर एंटर करवाना है। जैसे ये मान लो एक कुछ फूड मटेरियल या फूड सब्सटेंस है, इसको सेल के अंदर एंट्री करवाना है ना, तो वो किसके थ्रू होगा बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर एंट्री करेगी। तो इस प्रोसेस को कहते क्या है, तो किसी भी चीज का जब सेल के अंदर एंट्री होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंडोसाइटोसिस, है ना। अंग्रेजी में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच द इंगेशन, इंगेशन मतलब कि भाई साहब अंदर लेना, ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज डन आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन में इन्होंने मतलब डिफरेंस दिया हिंदी और अंग्रेजी में। अब आपको यहां पर बोल दिया है कि डन इन एंड आउट, दोनों चीजें दे दी, इन भी दे दिया और आउट भी दे दिया। और इधर ऊपर बोला है कि केवल क्या होना है, अंतर्ग्रहण होना है। अंतर्ग्रहण होना मतलब अंदर लेना है। और यहां पर अंग्रेजी में बोल दिया है कि इन भी होगा और आउट भी होगा। और इन होगा तो एंडोसाइटोसिस कहेंगे और आउट होता तो अपन एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं, है ना। और एक्सोसाइटोसिस खैर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमने भाई साहब किसको करेक्ट आंसर कंसीडर किया बेटा, एंडोसाइटोसिस। क्लियर है। पौधों में वृद्धि की प्रथम अवस्था होती है तो व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, तो ग्रोथ की जो सबसे फर्स्ट फेज होती है बेटा वो क्या होती है, सीड जर्मिनेशन, या वृद्धि की प्रथम अवस्था क्या है तो बेटा बीज अंकुरण है। ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा मुक्त करने वाली प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अपने को बोला ऐसी प्रोसेस बताना है जिसमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से एनर्जी रिलीज होती है। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता किसमें, रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है ना। तो ग्लूकोज टूटता किसमें है बेटा, श्वसन की क्रिया में। ग्लूकोज है क्या, भोजन है ना। तो श्वसन की क्रिया में अपन लिखते ही है कि भोजन का भाई साहब क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करना ही क्या है, श्वसन है। परागकोश और वर्तिकाग्र का एक ही समय में बढ़ने और परिपक्व होने की प्रक्रिया, अपने को बोला है एंथर एंड स्टिग्मा बोथ आर मैच्योर एट सेम टाइम, है ना। क्या बोला है, एंथर एंड स्टिग्मा ग्रो एंड मैच्योर एट सेम टाइम। तो सेम टाइम में मैच्योर होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, होमोगेमी। निम्नलिखित में से कौन से जीव मुख्यतः जलीय है और इनमें क्लोरोफिल युक्त थैलॉइड संरचनाएं पाई जाती है। Which of the following organism are largely aquatic and possess chlorophyll bearing thyroid structure। तो यहाँ पर अपने को बताना है कुछ एक्वाटिक नेचर के भाई साहब, अपने को यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात कही गई है कि जो है तो एक्वाटिक लेकिन उसके पास अपने को क्या दे रखा है बेटा, क्लोरोफिल युक्त थैलॉइड, मतलब क्लोरोफिल बियरिंग थैलॉइड। तो ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, तो ये कार्यक्रम अपने को देखने को मिलेगा एल्गी में, जिसको अपन सेवाल कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रियाधारों का पूर्ण ऑक्सीकरण, अपने को बोला है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड मटेरियल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना क्या कहलाता है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वायवीय श्वसन का भाई साहब क्या है, परिभाषा है। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, वाष्पोत्सर्जन बेटा 3 प्रकार का होता है। पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और तीसरा है बेटा वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब रंध्रीय मतलब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, है ना। फिर दूसरा है उपत्वचीय मतलब जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन,
और तीसरा है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ये 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सबसे आम अनाज किण्वित, अपने को क्या बोला है, सीरियल फर्मेंटेड प्रोडक्ट। क्या बोला बेटा, सीरियल फर्मेंटेड प्रोडक्ट। सीरियल फर्मेंटेड प्रोडक्ट मतलब सीरियल्स का एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट बताना है अपने को। तो सीरियल्स का एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है, ब्रेड। यहाँ पे इन्होंने खैर क्या लिख दिया अपने को, रोटी, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं, है ना। तो ब्रेड की अगर हम बात करें तो ब्रेड जो हम सुबह चाय के साथ ले रहे हैं भाई साहब, उसकी बात हो रही है। तो ब्रेड एक क्या है बेटा, अनाजों द्वारा निर्मित किया गया किण्वित उत्पाद है, एक यूं बोल सकते हैं बेकरी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे का कौन सा भाग ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, व्हाट पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। अपने को बताना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस में मैक्सिमम अगर देखें तो पूरी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में थाइलेकोइड भी दिया है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही थाइलेकोइड होता है। और ऑप्शन सी में अपने को दिया है ए और बी दोनों, तो फिर अपन ए और बी दोनों के साथ जाएंगे बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रुबिस्को का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म अगर देखें बेटा तो क्या है, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य वृद्धि कारक क्या है। भाई साहब यहां पर अगर हम देखें वृद्धि कारक, वृद्धि कारक की अगर हम बात करें तो ग्रोथ फैक्टर, तो ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं बेटा ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। पहले प्रकार के होते हैं आंतरिक, जिनको हम बोलते हैं इंटरनल, और दूसरे होते हैं बाह्य कारक, जिनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। बोलो यहां पर अगर हम बात करें ना बेटा आंतरिक कारक जिसको हमने बोला इंटरनल फैक्टर, तो इंटरनल फैक्टर में केवल और केवल कौन आते हैं बेटा, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। कौन आते हैं बेटा, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जिनको हम बोलते हैं पादप वृद्धि हार्मोन। केवल पादप वृद्धि हार्मोन ही ऐसे व्यक्ति होते हैं बेटा जो ग्रोथ को मतलब वृद्धि को आंतरिक रूप से प्रभावित करेंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो ग्रोथ को आंतरिक रूप से प्रभावित कर सके। इसके बाद आए हैं बेटा बाह्य कारक। बाह्य कारक में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे प्रकाश हो सकता है, तापमान हो सकता है ना। फिर हम बात करें तो जल हो सकता है, ठीक है। फिर हम बात करें तो बेटा CO2 हो सकती है ना। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ये सारी चीजें। क्लियर। तो यहां पर अगर हम बात को समझे ऑप्शन की, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बेटा, तो ऑप्शन अपना ए करेक्ट होगा, लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पौधे के अंग की उम्र बढ़ने से रोकने वाला विकास नियामक। विकास नियामक मतलब कि यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है, तो क्या बोला है, ग्रोथ रेगुलेटर दैट रिटार्ड एजिंग। रिटार्ड मतलब ग्रोथ जो एजिंग है उस एजिंग को रिटार्ड कर दे। तो एजिंग को रोकने वाला हार्मोन कौन है भाई साहब, उम्र को रोकने वाला हार्मोन कौन है, तो वो साइटोकाइनिन है। अपन ने देखा था कि जीर्णता को कम करता है, सीनेसेंस को डिले करता है साइटोकाइनिन। शैवाल को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो शैवाल अगर है ना, एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ, अपन ने जो एल्गी है एल्गी को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। तो किसके बेस पे किया है बेटा, तो किसके बेस पे किया है, तो द टाइप ऑफ पिगमेंट पोजेस एंड टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड। उनके पास जो मौजूद वर्णक है उसके आधार पर, और उनके पास जो भोजन संग्रहित है बेटा उसके आधार पर। जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें एल्गी की, जिसको हमने बोला है शैवाल, पहले शैवाल को हम वर्णक के आधार पर 3 प्रकार से बोलते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बोला है क्लोरोफाइसी। क्या बोला बेटा, क्लोरोफाइसी। ये कैसी होती है बेटा, हरी। कैसे होती है, हरी। क्लोरो मतलब इसके पास क्लोरोफिल है। दूसरा है बेटा रोडोफाइसी।
रोडोफाइसी की अगर बात करें बेटा तो ये कैसी होती है, लाल होती है, क्योंकि इसके पास भाई साहब क्या है, लाल रंग का वर्णक है। तीसरी होती है बेटा फियोफाइसी। फियोफाइसी की अगर हम बात करें बेटा तो ये भूरी होती है, ब्राउन एल्गी होती है ना, और इनके पास इनका अपना एक पिगमेंट होगा। तो इस तरीके से हमने शैवालों को 3 वर्गों में बांटा है। निम्नलिखित में से किसे किसी प्रजनन कार्यक्रम का मूल माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम? किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का जो मेन रूट है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या होता है बेटा? तो अनुवांशिक परिवर्तनशीलता, जिसको बोला है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी बेटा किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का सबसे मेन रूट होता है, मुख्य आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब समझते हो बेटा? यहां पर इन्होंने बोली है बात हमको अंधकार अभिक्रिया की। किसकी बात कही है? अंधकार अभिक्रिया की, है ना। इसीलिए बोलता हूं बेटा कि जो इंग्लिश वर्ड होते हैं, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी होती है, इन पे भी फोकस किया करो। तो फिर इस तरीके से जब वो हिंदी लिख के दे देता है अंग्रेजी को ही, तो अपने को क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बोला अंधकार अभिक्रिया को अंधकार अभिक्रिया क्यों बोला है, उसका कारण बताना है। तो उसका कारण क्या है कि भाई साहब इस क्रिया में कभी भी प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इट इज नॉट रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी। भाई साहब ये क्या है, कभी भी लाइट एनर्जी रिक्वायर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा कैसे प्रदान की जाएगी? भाई साहब पौधे के शरीर में किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रोसेस हो रही है जिसमें एनर्जी लग रही है, तो वो एनर्जी का केवल और केवल एक ही सोर्स होगा, और वो क्या होगा बेटा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आप सेल के अंदर किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो, सेल किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रही है और उसको एनर्जी लग रही है, तो उसके लिए एनर्जी का सोर्स केवल और केवल बेटा क्या होगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो जब भी भाई साहब क्या है, रेस्पिरेशन होती है, तो रेस्पिरेशन के दौरान किस केमिकल का यूटिलाइजेशन किया जाता है? तो अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने केमिकल बोल दिया है ना, और ऊपर बोला है तत्व मतलब एलिमेंट, मतलब दोनों इधर अगर देखें तो गंगा जमुना सरस्वती वाली बात है, लेकिन फिर भी समझना, अपने को बोला है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसमें किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? तो रेस्पिरेशन में बेटा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शैवाल आमतौर पर वानस्पतिक रूप से प्रजनन करते हैं। जो एल्गी है इनमें अपने को बोला है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें, वो किस मेथड के थ्रू होता है बेटा? तो इनमें बाय फ्रेगमेंटेशन, जिसको हमने बोला है विखंडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति के जनक। वंशागति मतलब क्या है बेटा? इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस के ऊपर सबसे ज्यादा जो डीपली स्टडी करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो कौन थे बेटा? अपने मेंडल थे, है ना। तो वंशागति के जो जनक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? मेंडल। निम्नलिखित में से कौन सी पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि है? अपने को बताना है प्लांट्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड बताना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड कौन सी हो जाएगी बेटा? बडिंग, जिसको बोला है कलिकायन। युग्म जनन मतलब भाई साहब गेमेटोजेनेसिस तो कभी से कभी होगा ही नहीं। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहीं नहीं होगा। पोलिनेशन, पोलिनेशन भी भाई साहब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक क्या है? फैक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। तो बडिंग, जिसको बोला है कलिकायन, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा आंवले में पैच बडिंग करते हैं, है ना, बेर में रिंग बडिंग करते हैं, तो इस तरीके की चीजें हैं। तो बडिंग एक तरीके से देखा जाए तो प्लांट्स के अंदर होने वाली एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में C3 पौधों के लिए एस्टिमम ताप बताना है। मतलब अपने को ऑप्टिमम टेम्परेचर बताना है C3 प्लांट्स के लिए फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अपन ने लिख रखा है बेटा 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए? C3 प्लांट्स के लिए, है ना। C3 पौधों के लिए लिख रखा है। और जो C4 प्लांट्स है कौन है बेटा? C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स की अगर बात करें, जिनको हमने C4 पौधे कहा है, तो ये जो C4 पौधे हैं इनके लिए अपन ने लिखा है बेटा 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। अब चूंकि हमारे पास यहाँ ऑप्शन में 10 से 25 डिग्री सेल्सियस कहीं नहीं दिया, तो इसके नियर बाय अपना जो ऑप्शन बैठ रहा है बेटा वो कौन है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अब इतना कम तो टेम्परेचर भाई साहब हो नहीं सकता, है ना। 1, 2, 5 डिग्री सेल्सियस तक ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, अच्छा
और इसी के साथ बेटा हमने हमारा जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो कंप्लीट किया। जल्द ही हम नेक्स्ट शिफ्ट वाले पेपर के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।